नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। क्राइम चौपाल के इस खास एपिसोड में दोस्तों मैं आज की जो कहानी लेके आया हूँ, क्राइम की इस कहानी में दोस्तों मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद ये हत्या की गुत्थी सुलझ भी नहीं पाती। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत जोड़े थे। उनकी जोड़ी देखकर हर कोई हंसता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये कहानी सिर्फ 3 महीने की है। हनीमून का पीरियड अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि लड़की की हत्या कर दी गई। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी और पति का रो रो के बुरा हाल था। पति की हालत इतनी खराब हो गई थी कि रो रो के उसने अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी और सदमे के कारण उसे अस्पताल भी जाना पड़ा, लेकिन वो कभी अस्पताल से वापस नहीं आया। दोस्तों ये कहानी आज से 21 साल पुरानी है। बात है 2003 की। केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिनराज से हुई थी। शादी को अभी 3 महीने भी नहीं बीते थे और पत्नी की हत्या कर दी गई। यह मामला काफी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पति ने पहले तो अपनी पत्नी की मौत का गम होने का नाटक किया और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग गया। सजनी की मौत पर पति तरुण ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। उसने एंजाइटी अटैक का भी नाटक किया, लेकिन यह सब उसके बचने का तरीका था। सजनी की मौत के अगले दिन ही तरुण फरार हो गया। अब यह साफ हो गया था कि पत्नी की हत्या तरुण ने ही की। पुलिस कई दिनों तक के सजनी के पति की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह गायब हो गया था और धीरे धीरे पुलिस ने भी उसकी तलाश बंद कर दी थी। रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों कि तरुण ने भी फरार होने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। पुलिस ने हर जगह और दूसरे राज्यों में भी तरुण की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों 3 साल बाद पुलिस ने तरुण की तलाशी बंद कर दी, लेकिन सजनी हत्याकांड का केस बंद नहीं किया। जब सजनी का परिवार मामले के सिलसिले में तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी से मिला तो 2006 में CM कार्यालय से पुलिस विभाग को जांच के लिए संदेश भेजा गया। तब तरुण पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की प्रेमिका से हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फोन कर शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने का तुरंत इनकार कर दिया था। दोस्तों तरुण जिनराज ने बेंगलुरु में अपनी दूसरी शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। पत्नी की हत्या के बावजूद वो पूरी ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश भी गया। उसने अपना नाम विजय रख लिया था। वो एक कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पे बड़े आराम से काम भी कर रहा था। तरुण ने मान लिया था कि अब पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की गर्लफ्रेंड से भी हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फोन पर शादी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने से तुरंत मना कर दिया था। कई साल बाद 2016 में पुलिस को तरुण की गर्लफ्रेंड से पता चला कि तरुण जैसे शख्स को उसके दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में देखा था। इस बीच पुलिस ने दोबारा तरुण के करीबियों की कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस को पता चला कि बेंगलुरु के कॉल सेंटर के लैंडलाइन नंबर से तरुण की मां को फोन आया था। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पुलिस को पता चला कि ये कॉल किसी प्रवीण भटेले ने की थी। जब पुलिस को शक हुआ तो प्रवीण भटेले के बारे में जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भटेले कोई और नहीं बल्कि तरुण ही है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। प्रवीण भटेले, जिसकी पहचान तरुण ने चुराई थी, तरुण का पुराना दोस्त था। इस सारी जानकारी के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने तरुण को सजा सुनाई और उसे साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। सजनी के परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन आखिरकार उन्हें 15 साल बाद न्याय मिल ही गया। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों तरुण जिनराज बहुत चतुर था। वो लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहा था। वह तरह तरह के बहाने बनाकर कोर्ट से जमानत की अर्जी लगाता। आखिरकार 2023 की अगस्त में जिनराज जमानत पाने में सफल रहा। वो 4 अगस्त को जमानत से जेल पे बाहर आया, लेकिन वापस जेल नहीं गया। ये शातिर अपराधी एक बार फिर जेल से फरार हो गया। उससे लगा कि इस बार उसने पुलिस को चकमा दे दिया है। वो 2 महीने तक के पुलिस से बचता रहा। तो कुछ दिनों बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को तरुण जिनराज के दिल्ली में होने की खबर मिली। पुलिस ने देर नहीं की और तुरंत उसे जाके दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस बार भी तरुण को अपनी मां को की गई कॉल की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सजनी की हत्या के बाद वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के संपर्क में नहीं था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, लेकिन वह हमेशा अपनी मां से बात करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। करीब 23 तारीख को वो अपनी मां से मिलने के लिए बेंगलुरु गया था। पुलिस को इसकी जानकारी पहले मिल गई, लेकिन उस वक्त वो भाग निकला। लेकिन पुलिस ने उसे दिल्ली में पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ के दौरान वो फिर भागने की धमकी दे रहा था। पुलिस का तो दोस्तों यहाँ तक के कहना है कि वो एक पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। दोस्तों इस बार भी तरुण ने पुलिस से बचने की साजिश रची थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। तरुण जिनराज ने इस बार जस्टिन जोसेफ का रूप बदल लिया था। उसने अपने सीधे हाथ पर ड्रैगन का टैटू भी बनवाया और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लिया। पुलिस का दावा है कि जिनराज 2 महिलाओं के संपर्क में था। चूंकि तरुण पुलिस की गिरफ्त में था
लेकिन पुलिस को आज भी समझ में नहीं आ रहा था कि तरुण ने आखिर सजनी की हत्या क्यों की। बताया जाता है कि तरुण ने नवंबर 2003 में अहमदाबाद के एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो अन्य किसी महिला के साथ रिश्ते में था। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट बताती है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी की हत्या करने से पहले उसने सजनी से संबंध बनाए और फिर उसकी हत्या कर दी। तरुण का पहले से एक लड़के से अफेयर चल रहा था। तरुण ने हत्या के बाद गर्लफ्रेंड से शादी करने का ऑफर भी किया। तो क्या यही वजह थी दोस्तों उसकी पत्नी की हत्या करने की, या फिर कोई और वजह थी? दोस्तों, इस कहानी में कातिल को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन हत्या की वजह अभी भी सामने नहीं है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की खास कहानी, जिसपे मोदी जी का बहुत खास योगदान है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।